Hello everyone and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is second test series of Vision IAS और अब हम इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं. This is going to be your part 1 जिसमें हम 25 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे. ऐसे ही आपको भी 25-25 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं ताकि आपका टेस्ट सीरीज एक्चुअल शुरू होने से पहले आप ऑलरेडी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और 25 क्वेश्चन करना एक दिन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. So without wasting time, let's quickly start with the topic. And the first question is, which of the following is or are correct with reference to the cantonment board? तो आपको पता होगा कैंटोनमेंट बोर्ड आपने सबने देखा होगा, ठीक है. और अभी द हिंदू में इस पे एक आर्टिकल भी आया था रिसेंटली. तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है. फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरिया. तो क्या ये म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एस्टैब्लिश किया जाता है एंड दैट टू फॉर सिविलियन पॉपुलेशन, और वो भी कैंटोनमेंट एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं? नहीं पता, आगे बढ़ते हैं. इट वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. देखिए आप थोड़े भी इंटेलिजेंट होंगे ना और सीरियसली पढ़ाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है एंड दैट टू इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. तो डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. अगर सेकंड मेरा गलत है दैट मींस ये दोनों ही गलत हो गए. तो 1 तो बाय डिफॉल्ट सही है. अब थर्ड वाला देख लेते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स. तो ये ऑप्शन भी सही है. क्यों? क्योंकि इसमें पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है. जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका 5 साल का ऑफिस होता है, ठीक है. और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो लोग उस स्टेशन में ऑफिस होल्ड कर रहे होते हैं ना, वही लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहते हैं, ठीक है. तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है. तो 1 and 3 आर द करेक्ट वंस. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रामानुजन प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. तो ये जो रामानुजन प्राइज मिलता है मैथमेटिक्स के फील्ड में, फर्स्ट ऑप्शन इज, आपको करेक्ट बताना है, इट इज अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन द मेमोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन. तो क्या ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा अवॉर्ड किया जाता है? सेकेंड, नो वुमेन हैज बीन अवॉर्डेड दिस प्राइज टिल नाउ. देखिए एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. और अगर आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड आर्टिकल भी था जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो नीना गुप्ता है उनको अभी आपको रिसेंटली नीना गुप्ता को मैथमेटिशियन के तौर पे मिला है एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, ठीक है. तो 2021 के रामानुजन प्राइज के लिए यंग मैथमेटिशियंस के नाम में इनको मिला है. और ये पहली इंडियन नहीं है, ये पहली इंडियन नहीं है. इससे पहले भी 3 इंडियंस को ऑलरेडी मिल चुका है. तो शी इज द 4th वन. तो सेकंड वाला गलत हो जाता है ऑप्शन. तो ये दोनों ही गलत हो जाते हैं. तो अब या तो 1 सही है या 3 सही है. 1 का पता नहीं, 3 देखते हैं. द प्राइज इज अवॉर्डेड टू अ रिसर्चर फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री. तो देखिए ये जो रामानुजन प्राइज है ना, ये भले ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा हो आपको, लेकिन ये सही है क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री के रिसर्चर को ही मिलता है. सो 1 इज रॉन्ग, 3 इज राइट. पहला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये जो है इसको ये कौन देता है? इंस्टीट्यूट किया गया है अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर. अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स यानी ICTP प्लस नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड. नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन यानी IMU. ये तीनों ने मिलकर इसको इंस्टीट्यूट किया है. तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है आपका. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. With reference to stem cells, which of the following statement is or are correct? इसमें भी आपको करेक्ट बताना है. देखिए, stem cells cannot be made in laboratories. Second, transplantation of stem cells can cure HIV disease. Stem cells can be derived from the mammals only. ठीक है. अभी आपने अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि अभी स्टेम सेल बैंकिंग कितना ज्यादा चला हुआ है. यानी जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, उसमें उनके जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको बैंक किया जाता है, यानी कि रखा जाता है, ठीक है. तो अभी इसमें जो स्टेटमेंट्स अभी हम जिसको जज कर सकते हैं वो ये है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल कैन क्योर HIV डिजीज. तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेम सेल से बहुत सारी डिजीजेस सही होती हैं. तो HIV भी आपका
ठीक होता है, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाता है, तो ये वाला तो नहीं ही होगा 1 और 3। अभी देखते हैं, स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरीज। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल, ठीक है, आईपीएस सेल्स जिसको बोलते हैं, इन ये स्टेम सेल्स को साइंटिस्ट जो है लेबोरेटरी में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये करेक्ट हो जाता है, स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरीज, नॉट एवरी स्टेम सेल, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है, स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव फ्रॉम मैमल्स ओनली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेम सेल्स जो है इंसेक्ट, एम्फीबियंस, प्लांट्स, इन सबसे डिराइव हो सकता है। तो थर्ड अगर इनकरेक्ट है तो यानी कि 2 आपका बाय डिफॉल्ट सही हो गया। फर्स्ट वाला जो है वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरी। सो द राइट ऑप्शन विच आई सी ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर 1 और 2, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली एक यूएस की पेशेंट थी जो फर्स्ट विमेन बनी है और तीसरी पर्सन बनी है जिसको एचआईवी से क्योर कराया गया है, ठीक है। उन्होंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन लिया था एक डोनर से जो कि नेचुरली उस वायरस को लेकर रेजिस्टेंट था, ठीक है, जो उनको एड्स कॉज कर सके। तो इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी डील विद दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following statements is correct regarding a state's bill? तो स्टेट बिल्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? The president has no role to play in the passage of a state's bill. तो ये ऑप्शन देखते हैं क्या है। State's bill can be reserved for the president, but once reserved, the governor has no role to play. State's bill can be reserved for the president, but the president has to give assent to the bill. तो देखिए इसमें करेक्ट बताना है। पहला वाला ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का पूरा पूरा रोल रहता है स्टेट बिल के पैसेज में, ठीक है। तो इसलिए जो आपका फर्स्ट है वो तो गलत हो जाता है। सेकंड, स्टेट बिल एक बार प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व अगर हो गया तो गवर्नर का उसमें कोई रोल नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार गवर्नर ने ये जो बिल है वो प्रेसिडेंट को दे दिया तो गवर्नर का रोल यहां से खत्म हो जाता है। सो दैट मीन्स बी इज द राइट वन, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपको नॉट करेक्ट वाले बताने हैं जो सही नहीं है। Adjournment motion can be introduced in Lok Sabha only. No confidence motion can be moved against an individual minister or the entire council of minister. And censure motion can be moved against the entire council of ministers only. ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो तो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि एडजर्नमेंट मोशन वाकई में सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो 1 तो होगा नहीं, तो 1 तो हटा ही दो, ठीक है, मतलब ये तो करेक्ट है। तो 1 हट गया तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास? सीधा सीधा 2 और 3। लेकिन फिर भी हम 2 और 3 को देखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कि वो इंडिविजुअल मिनिस्टर के भी अगेंस्ट पास किया जा सकता है या पूरे पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए ही पास किया जा सकता है। और सेंसर मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मिनिस्टर, सेंसर मोशन जो है वो इंडिविजुअल मिनिस्टर और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों के लिए ही मूव किया जा सकता है। सो दैट मीन्स 2 और 3 आर इनकरेक्ट। तो हमारा जो सही आंसर है वो है 2 और 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Who among the following is responsible for the conduct of election in the parliamentary or assembly constituency? तो parliamentary और assembly constituency में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए? तो सीधा सीधा जो ऑप्शन है आपका रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शंस कराने के लिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है नॉमिनेट करता है या डिजिग्नेट करता है एक ऑफिसर गवर्नमेंट पे या फिर लोकल अथॉरिटी पे एज अ रिटर्निंग ऑफिसर हर असेंबली के लिए और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज के लिए। और किससे कंसल्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। इसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करता है 1 और मोर असिस्टेंट returning officers for each of the assembly and parliamentary constituencies to assess the returning officer in performance of his functions in connection with the conduct of elections. तो साथ ही एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th. Which of the following statements is correct regarding the salary and allowances of Supreme Court judges in India?
तो करेक्ट बताना है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो सैलरी और अलाउंसेस होता है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं? अगर प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते होते तो क्या ये ऑटोनोमस होते, क्या ये इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले पाते? तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। सेकेंड, इट कैन बी ऑल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट टू द जजेस डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। तो अगेन ऑटोनोमस कैसे रहते और इंडिपेंडेंटली जजमेंट कैसे देते, अगेन ये भी गलत है। इट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात हो रही है तो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज क्यों होगा? ऑब्वियस सी बात है। एंड नन ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। सो द ऑप्शन राइट वन इज डी, दैट नन ऑफ देम आर करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. In the context of Indian polity, in which of the following matters can the governor act in his discretion? तो गवर्नर किन किन बातों पे अपने डिस्क्रिशन से काम कर सकता है? सबसे पहला ऑप्शन है सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। तो अगर 356 आपको पता होना चाहिए क्या है, सबसे पहली बात है, ठीक है। तो 356 में अगर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट की फेल हो गई है, तो क्या उसमें डिस्क्रिशन है गवर्नर के पास? सेकंड वन, रिजर्विंग बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। थर्ड ऑप्शन इज अपॉइंटिंग अ चीफ मिनिस्टर इफ नो सिंगल पार्टी हैज सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी इन द स्टेट इलेक्शन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. So in this, you can easily find out that option number C, that means all the three statements are correct. Why? Let's see. पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको? पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट को 356 के अंडर हमको रिपोर्ट सबमिट करनी है गवर्नर को कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट की फेल हो गई है, तो उसमें उसका डिस्क्रिशन है, ऑब्वियसली है, ठीक है। सेकंड वाला क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट के बिल्स को रिजर्व करना है, तो आर्टिकल 200 में उसको डिस्क्रिशन दे रखा है। और चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना अगर कोई भी सिंगल पार्टी सिक्योर नहीं करती है मेजॉरिटी स्टेट इलेक्शन में, तो सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. With reference to the District Planning Committee, DPC, consider the following statements. The 74th Amendment Act provides for the establishment of District Planning Committee. तो क्या 74th Amendment से आया था? All members of the DPC are nominated by the Governor of the state. तो क्या जितने भी members nominate होते हैं वो गवर्नर उस स्टेट के nominate करते हैं. And third, it has representation of both rural and urban population of the district. तो इस केस में आपको देखना है कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि 74th अमेंडमेंट एक्ट से आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आया था, और ऑल द मेंबर्स ऑफ डीपीसी आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट. ये बात गलत है. क्यों? क्योंकि इसमें जो 3/4 मेंबर्स होते हैं ना, सॉरी 4/5 मेंबर्स होते हैं, 4/5 मेंबर्स जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है खुद के इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा, जो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है. तो इसलिए 2 गलत है आपका. और तीसरा जो ऑप्शन है, इट इज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये बात सही है. सो द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज 1 and 3. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th. With reference to Vice President of India, which of the following statements is correct? तो Vice President जो है is elected by the same electoral college as that of President. Next, a resolution for his removal need to be passed with special majority in both the houses. So in this question, the options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, and neither 1 or 2. तो इसमें भी आपको करेक्ट बताना है. तो इस केस में दोनों जो ऑप्शंस है वो आपके इनकरेक्ट है. सो नाइदर 1 नॉर 2. क्यों 1 करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो इलेक्शन का मेथड है ना वाइस प्रेसिडेंट का, वो प्रेसिडेंट के सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं ना वो पार्ट नहीं होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, ठीक है. तो इसलिए 1 इनकरेक्ट हो जाता है. मेथड तो सेम है, बट एक ही डिफरेंस है कि आपका जो मेंबर्स है स्टेट लेजिस्लेचर्स के वो पार्ट नहीं होते हैं. सेकंड वाला क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि इनका जो रिमूवल होता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, आर्टिकल 67 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म. मतलब उसके इनके लिए एक फॉर्मल इंपीचमेंट की जरूरत नहीं है, पहली बात तो, ठीक है. दूसरा,
उनको राज्यसभा के रेजोल्यूशन से, यानी कि मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड अग्रीड टू बाय द लोकसभा, इसका मतलब है कि रेजोल्यूशन जो है वो राज्यसभा से इफेक्टिव मेजोरिटी से और लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है जो मूव किया जा सकता है अनलेस एटलीस्ट 14 डेज का एडवांस नोटिस उनको दे दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके रिमूवल का कोई भी मेथड नहीं बताया है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। सो बोथ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो अभी मैं ऑप्शंस आपको साथ साथ ही बताते चलूंगी। इस कमिटी के जो चेयरमैन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही आते हैं। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कह रहा है ऐसा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के मेंबर्स होते हैं वो हर साल 1 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ 1 and 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12th। द वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थमाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ही डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर, और बस यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगेन करेक्ट बताना है। देयर इज नो फिक्स टेन्योर फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज as he can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament। तो क्या पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता है? ठीक है, और उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। तो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहला ये जो है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, अगर पार्लियामेंट ने रिकमेंड किया है कि इस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, तो जो है आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो लेकिन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका जो ऑफिस होल्ड करने का टाइम है वो है 65 ईयर्स। ठीक है, इनका जो भी एज रिलेटेड क्वेश्चन होगा इज टू बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जैसे भी डिसाइड करती है। ठीक है, वो अगर रिजाइन करना चाहे तो प्रेसिडेंट को बोल के रिजाइन कर सकते हैं, आई मीन गिवन इन राइटिंग, और वो ऑफिस से रिमूव किए जा सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ड्यूरिंग इंपीचमेंट मोशन। तो जो भी जजेस का कंडक्ट है उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता है लेजिस्लेचर में एक्सेप्ट उनके इंपीचमेंट मोशन को लेकर के। ठीक है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग इंपीचमेंट मोशन, जब उनका इंपीचमेंट चल रहा हो। ठीक है, तो इन दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए स्टेट्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में बनाने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत होती है? पहला गलत है। ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। पार्लियामेंट जो है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको अबॉलिश कर सकती है, या अगर नहीं है तो कंसर्न स्टेट जो है जिसको चाहिए वो क्या है, एक रेजोल्यूशन पास करेगी। ठीक है, और पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368, ठीक है, ऑर्डिनरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन यानी कि सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन जो है, इट एंजॉयज इक्वल पावर्स एज द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑर्डिनरी बिल्स। तो क्या ये बात सही है? नो। लेजिस्लेटिव असेंबली जिस तरीके से ऑर्डिनरी बिल पे काम करती है, क्या उसके पास सेम पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल का? नहीं। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में भी जो अल्टीमेट पासिंग का पावर है वो असेंबली के पास है। ठीक है, जो मैक्सिमम कर सकती है काउंसिल वो क्या कर सकती है? डिटेन कर सकती है या डिले कर सकती है बिल को 4 महीने के लिए। ठीक है, 3 महीने के लिए, पहले इंस्टेंस में 3 महीने के लिए। ठीक है, और 1 मंथ के लिए सेकेंड इंस्टेंस में। यानी फर्स्ट इंस्टेंस में अगर डिले की तो कितना करेगी? 3 महीने तक कर सकती है।
सेकेंड इंस्टेंस में करेगी तो 1 महीने तक ही कर सकती है, यानी टोटल 4 महीने तक डिले कर सकती है। ठीक है, तो ये बात है सही, ये बात भी बिल्कुल गलत है। दैट मीन्स बोथ द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर इनकरेक्ट, सो नाइदर 1 nor 2 करेक्ट बताना था। 15 देखते हैं। Under which of the following circumstances the members of state legislative assembly is or are disqualified? तो किन किन रीजन से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इसमें भी करेक्ट बताना है। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, बिल्कुल सही। इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। So all the 3 options are correct. That means 1, 2 and 3 are correct. Comment section में बताइए 10th शेड्यूल क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। Let's move to question number 16th. With reference to the evolution of पंचायती राज in India, consider the following statements. इसमें भी आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक 2 tier पंचायती राज सिस्टम की इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है। राजस्थान एक पहला स्टेट बनता है इंडिपेंडेंट इंडिया में जिसने पंचायती राज को एस्टैब्लिश किया था। और तीसरा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है 1982 में। तो पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि बलवंत राय मेहता ने क्या रिकमेंड किया था, 3 टायर, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उसने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के लिए रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, तो इसलिए 1 इनकरेक्ट हो जाता है, हटा दीजिए इसको। कौन कौन सा 3 लेवल्स था, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इसलिए 1 इनकरेक्ट हो गया। अगर 1 इनकरेक्ट होता है दैट मींस ये और ये तीनों ही इनकरेक्ट हो गया, दैट मींस द ओनली ऑप्शन करेक्ट इज 2। क्यों थर्ड वाला गलत हो गया, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में मिला था, ना कि 1982 में, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17th। विद रेफरेंस टू इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी आपको करेक्ट बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया remains totally silent on trade and commerce within the Indian territory and leaves it to the parliament to legislate on। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ भी बात ऐसी नहीं लिखी गई है? सेकंड देखते हैं, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द स्टेट। तो क्या पार्लियामेंट 2 स्टेट्स के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है और कॉमर्स हो रहा है तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है? तो इन दिस केस द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर बी। 1 क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 301 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेयर करता है कि जो ट्रेड और कॉमर्स होगा और कोई भी इंटरकोर्स जो होगा वो इंडियन टेरिटरी में वो फ्री होगा, ठीक है। और ये जो फ्रीडम गारंटीड है 301 आर्टिकल द्वारा इज द फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट दोज दैट आर प्रोवाइडेड फॉर इन द अदर प्रोविजंस, जैसे आर्टिकल 302 और 305 ऑफ पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ये गलत हो जाता है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18th। The provisions in the 5th schedule and 6th schedule of the Constitution of India are related to। 5th और 6th schedule किस चीज से रिलेटेड है? सिंपल, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, याद रखिएगा इस बात को, बस इसमें इतना ही जानिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। 5th शेड्यूल जब है पॉलिटिकल लेक्चर से जाके आप देख सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19th। ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत, मतलब टाइम से पहले ही अगर डिसॉल्व हो गई पंचायत आफ्टर 2 years ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए, तो इट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू सर्व अ फुल टर्म ऑफ 5 years। तो अगर मान लीजिए 2 साल में ही पंचायत का डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, तो क्या वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी और फिर से 5 साल अपने पूरे करेगी, या नो फ्रेश इलेक्शन शैल टेक प्लेस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। तो 3 साल जो बचे हुए हैं उसमें कोई फ्रेश इलेक्शंस नहीं होंगे। इट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू सर्व द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, तो क्या जितना 3 साल बचा हुआ है उतने टाइम के लिए रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसाइड कर सकती है क्या होना चाहिए। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है कि जितने टाइम के लिए डिसॉल्व हुआ है उतने टाइम के लिए ही नेक्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20th। द कंटेक्स्ट ऑफ द 7th शेड्यूल यानी लोकल गवर्नमेंट एज अ सब्जेक्ट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट।
तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपका सीधे सीधे स्टेट लिस्ट में आती है। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें भी करेक्ट बताना है। Legislative Assembly, while passing an ordinary bill, can override the amendments made by the Legislative Council. तो क्या Legislative Assembly कोई ordinary bill अगर पास कर रही है, तो अगर Legislative Council ने किसी तरह का चेंज बताया है, तो क्या Legislative Assembly उसको override कर सकती है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, बिल्कुल कर सकती है। दूसरा, जो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया है, कहां से आया है, किसने उसको ओरिजिन किया था, वो एंड हो जाती है और डेड हो जाती है एक बार अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने किसी बिल को रिजेक्ट कर दिया तो। सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सी कमिटी ने सेंटर स्टेट रिलेशन पे रिकमेंड किया था? तो देखिए, इनमें ये तीनों ही थे, सरकारिया कमीशन, मदन मोहन पुंची कमीशन और राजमन्नार कमेटी। ये तीनों ही सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए के ऊपर रिकमेंडेशंस देते थे। तो आप हमारे पॉलिटी के लेक्चर से जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा वैसे जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑल द 3, 1, 2 and 3 करेक्ट बताना था इसमें आपको। सो डी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। रिसेंटली सीन इन द न्यूज नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन इनमें से कौन से पेयर ऑफ कंट्रीज से रन करते हैं? नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है वो आपका सीधे सीधे रशिया से जर्मनी तक का पाइपलाइन है। ठीक है, रशिया टू जर्मनी, यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? तो क्या अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन किया है, सो ही कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द चार्ज ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या यही बात लिखी गई है? ऑन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कैन टेक द चार्ज एज प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग टेन्योर। तो क्या अगर प्रेसिडेंट हटा दिए जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जो है बचे हुए टर्म के लिए प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे? तो जो ऑप्शन सही है वो है फर्स्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट का जो ग्राउंड है वो सिर्फ चार्ज ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा यूएसए में होता है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 14 दिन का उनको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद जो रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, सो द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ओनली 1। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विद रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है कि वो प्लेजर ऑफ गवर्नर पे ऑफिस होल्ड करते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, दैट द चीफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड ही कैन बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम। तो ऐसा नहीं है। 2 इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि भले ही चीफ मिनिस्टर का जो टेन्योर है, टर्म है, वो फिक्स ना हो, लेकिन गवर्नर जो है उनको किसी भी टाइम डिसमिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक उनके पास मेजोरिटी रहती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब तक, यानी कि कॉन्फिडेंस जब तक रहता है असेंबली में, तब तक वो पावर में बने रहते हैं। ठीक है, और अगर उनको रिजाइन करना है तो वो गवर्नर को रेजिग्नेशन अपना दे सकते हैं। सेकंड गलत हो गया, दैट मीन ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। थर्ड 1 and 3 आर द राइट वंस। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम। तो अगर उनको लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है तो वो गवर्नर को कभी भी रिकमेंड कर सकते हैं। ये करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट। With this, we come to the end of this first part. I'll see you in the next part with question number 26 to question number 50. And lecture अच्छा लगा हो तो hit the like button. चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स। और कोई भी रिकमेंडेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल गुरु मंत्रा 247 टेलीग्राम पे जाकर के आप वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।